हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम लोअर पर। और हम पढ़ रहे हैं दिल्ली सल्तनत के बारे में। तो देखिए, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत जितने भी राजवंश हुए उनके बारे में हम डिटेल से पढ़ चुके हैं, और उनके प्रत्येक राजवंश के अंदर कौन कौन सा सुल्तान हुआ उसके बारे में भी हम डिटेल से पढ़ चुके हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो होगा कि दिल्ली सल्तनत का जो प्रशासन था, जो प्रशासनिक व्यवस्था थी, जो एडमिनिस्ट्रेशन था दिल्ली सल्तनत का, वो किस तरीके से हुआ करता था। तो देखिए, जो भी दिल्ली सल्तनत थी यानी कि जो सुल्तान हुआ करता था और उसके द्वारा विजित जो भी प्रदेश थे वो सब किसके अंतर्गत आते थे? दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आते थे। तो अब प्रशासन चलाने के लिए जो दिल्ली सल्तनत का एरिया था उसको किस में विभाजित कर दिया गया था? उसको छोटी छोटी इकाइयों में बांट दिया गया, और भाई वो इकाई क्या कहलाती थी? इक्ता के नाम से उसको जाना जाता था। अब जो इक्ता होता था वहाँ पर एक व्यक्ति को नियुक्त कर दिया जाता था जो कि क्या कहलाता था? इक्तेदार कहलाता था। अब इख्तियार जो था उसका कार्य क्या होता था कि उसको अपनी एक सेना रखनी होती थी वहाँ पर। इसके अलावा वो क्या करेगा, जो इख्ता है, जो प्रदेश उसको दिया गया है सुल्तान के द्वारा, वो उसकी सुरक्षा की भी जिम्मेवारी लेगा। इसके अलावा वहाँ से जो भी लगान या कर इकट्ठा किया जाएगा तो जो इख्तियार है वो क्या करेगा, उसको केंद्र तक पहुँचाएगा। तो ये हो गया। और जो इक्ता थे, उसके बाद जो इक्ता थे वो किसके अंदर विभाजित थे? वो सिखों के अंदर विभाजित थे। अब जो सिख होते थे, यानी कि देखिए, पहले तो हो गया इंडिया। इंडिया किसके अंदर विभाजित है? राज्यों के अंदर। राज्य किसके अंदर? जिलों के अंदर। जिलों के अंदर क्या होते हैं भाई? तहसील या ऐसे उप तहसील, उसके बाद गांव आ जाते हैं। तो इस तरीके से तो पुराना जो सिस्टम था दिल्ली सल्तनत काल का, वो भी कुछ इस तरह से ही था कि पूरी दिल्ली सल्तनत होगी और वो किसके अंदर विभाजित थी? इक्ताओं के अंदर विभाजित थी। और इक्ते जो थे वो किसके अंदर विभाजित थे? सिख के अंदर विभाजित थे। और सिख आप आगे देखेंगे कि वो परगना के अंदर विभाजित थे। और परगना किसके अंदर बटे हुए थे? गांवों के अंदर बटे हुए थे। तो यानी कि आप यूँ कहिए कि जो प्रशासन की जो सबसे छोटी इकाई हुआ करती थी वो कौन सी हुआ करती थी? गांव हुआ करती थी। और देखिए, गांवों के अंदर भी उस समय के अंदर एक अधिकारी की नियुक्ति की गई थी जो कि गांवों का जो प्रशासन था उसकी देखभाल करता था। तो उसको क्या बोलते थे? अमीर ए सदा के नाम से उसको जाना जाता था। अब गांव के बाद भी देखिए, यूँ तो पंचायत भी रहा करती थी, और कुछ अन्य भी इनकी सहायता के लिए कुछ अन्य भाई पद भी क्रिएट किए गए थे जो कि क्या करते थे? गांवों के स्तर पर भी इनका सहायता करते थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और देखते हैं कि जो केंद्रीय प्रशासन, तो प्रशासन मैंने आपको बता दिया कि देखिए, एक तो केंद्रीय स्तर पर हो गया, उसके बाद वो प्रांत के स्तर पर भी होता था, गाँव के स्तर पर भी होता था। तो लेकिन आज की जो हमारी क्लास रहेगी उसमें हम खाली यही पढ़ेंगे कि जो केंद्रीय स्तर पर जो प्रशासन था वो किस तरीके से किया जाता था। तो बाद की जो क्लास है उसके अंदर हम इकट्ठे ही रूप से देख लेंगे कि प्रांत और गाँवों में किस तरीके से प्रशासन होता था। तो आज की जो क्लास है केंद्रीय प्रशासन दिल्ली सल्तनत का, तो चलिए उसको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आपको पता है कि भाई मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण किया, और उसने जो भी अपने प्रदेश विजित किए थे तो उसकी देखभाल के लिए किसको छोड़कर चला गया था? वो कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़कर वो चला गया था। उसके बाद 1206 ईस्वी के अंदर मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो गई थी। तो 1206 ईस्वी के अंदर जो कुतुबुद्दीन ऐबक है उसने गुलाम वंश की स्थापना कर दी थी। या यूँ कहिए कि उसी से ही क्या हुआ? दिल्ली सल्तनत का प्रारंभ हो गया। तो जो दिल्ली सल्तनत का प्रारंभ हो गया उसके बाद देखिए क्या हुआ कि जो दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो गई, तो उसका जो प्रशासनिक कार्य था, जो एडमिनिस्ट्रेशन था कि भाई किस तरीके से राजपाट को चलाया जाएगा, तो किस पर आधारित किया गया? वो देखिए, इस्लामिक कंट्री से ये आए थे, तो इनका जो आधार था प्रशासन का वो किसको बनाया? इन्होंने अपना इस्लाम धर्म को अपना आधार बनाया। अब इस्लाम धर्म पर आधारित प्रशासन था तो इसको कह सकते हैं कि ये शरीयत के कानून पर आधारित प्रशासन हुआ करता था इनका, कि भाई सुल्तान जो भी होगा वो क्या करेगा? जो शरीयत है उसके अधीन रहकर ही वो कार्य करेगा। अब शरीयत के अंदर देखिए दोनों चीज़ आ गई, एक तो कुरान भी आ गया और उसके अलावा हदीस भी आ गया। तो इसके अंदर क्या है भाई? पैगंबर मोहम्मद साहब की जो भी धार्मिक शिक्षाएं हैं वो हो गई, और जो भी अच्छी अच्छी बातें हैं वो बताई गई है। तो इन्होंने अपने प्रशासन का आधार इसी को ही बनाया था, शरीयत कानून या फिर इस्लाम को आधारित बनाया था कि जो भी सुल्तान हो किसके अधीन रहकर कार्य करेगा? वो शरीयत के अधीन रहकर कार्य करेगा। अब जो भी प्रशासनिक व्यवस्था है, तो आप किसी भी राजवंश के बारे में जब पढ़ेंगे प्रशासनिक व्यवस्था, तो जो सबसे जो शक्तिशाली पद हुआ करता था, यानी जो सर्वोच्च शक्ति है वो किसके पास हुआ करती थी? वो सुल्तान के पास हुआ करती थी। यानी कि
जो सर्वोच्च जो सुल्तान है वो कौन क्या क्या होता था, केंद्रीय प्रशासन का सर्वोच्च प्रधान होता था, वही हेड होता था। उसकी इजाज़त के बिना या आज्ञा के बिना, इच्छा के बिना कुछ भी नहीं हुआ करता था। सुल्तान जो है वो देखिए सर्वोच्च सेनापति भी हुआ करता था और सर्वोच्च न्यायाधीश भी हुआ करता था। वैसे तो देखिए दिल्ली सल्तनत काल में जैसे अलग से सैन्य विभाग बनाए गए थे, जो सैन्य पद पर यानी कि जो सैन्य विभाग को संभालने के लिए जो बनाया गया था या सेनापति हुआ करते थे। तो ये मतलब नहीं है कि वही सेना किसके अधीन रहकर काम करेगी। हाँ, वैसे तो वही उसके अधीन रहेगी सेनापति के, लेकिन ये मतलब नहीं है कि सेनापति ने जो भी कह दिया वो फाइनल होगा। कहने का मतलब क्या है कि जो सुल्तान है वही क्या हुआ करता था, सर्वोच्च सेनापति हुआ करता था। यानी कि सुल्तान की जो आज्ञा है वही अंतिम आज्ञा होगी, किसके लिए, अपनी सेना के लिए। इसके अलावा अगर एग्जाम्पल ले कि उस समय के अंदर जो भी न्याय व्यवस्था थी, तो देखिए न्याय व्यवस्था के लिए काजी पद हुआ करता था, जिसको हम सदर सुदूर के नाम से जानते हैं। तो अगर उसने किसी के मामले में कोई फैसला दे दिया और अगर इस फैसले से सुल्तान खुश नहीं है, तो वो क्या कर सकता था सुल्तान, भाई उस फैसले को पलट भी सकता था। यानी कि इसमें भी क्या हुआ कि सुल्तान ही क्या होता था, सर्वोच्च न्यायाधीश होता था। यानी कि ये मतलब नहीं कि काजी ने जो कह दिया वही होगा, होगा वही जो कि सुल्तान की अंतिम इच्छा होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सुल्तान ही क्या होता था, सर्वे सर्वा होता था दिल्ली सल्तनत काल में। और जो सर्वशक्तिमान था, भाई सर्वोच्च जो शक्ति थी वो किसके पास थी, सुल्तान के पास हुआ करती थी। और सुल्तान की जो उपाधि है वो कौन प्रदान किया करता था, वो भाई खलीफा प्रदान किया करता था। यानी कि जो तुर्की वाला क्षेत्र है वहाँ पर खलीफा हुआ करता था पहले, तो वो क्या करता था सुल्तान की उपाधि प्रदान किया करता था जो भी सम्राट बनता था। अब खलीफा देखिए, खलीफा क्या होता था आपको पता है कि जैसे वही पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु हो गई थी, तो उसके बाद ये पद जो है क्रिएट किया गया था खलीफा। और जो खलीफा होता था ये कौन होता था, इस्लाम धर्म का ये धार्मिक प्रमुख हुआ करता था। यानी कि जो हेड होगा, जो धार्मिक लीडर होगा इनका कौन होगा, वो खलीफा होगा। इसके अलावा ये देखिए राजनीतिक प्रमुख भी हुआ करता था। तो इसके काम की अगर बात करें तो एक काम तो क्या था कि इस्लाम धर्म को प्रचार प्रसारित करना, और उसके अलावा वही राजनीतिक ये हस्तक्षेप भी किया करता था। तो इसके ये काम थे इस तरीके के। तो जो भी सुल्तान बनता था तो वो उसकी उपाधि किसके द्वारा प्रदान की जाती थी, खलीफा के द्वारा प्रदान की जाती थी। तो अगर बात करें कि सर्वप्रथम सबसे पहले सुल्तान की उपाधि किसने प्राप्त की थी खलीफा से, तो वो किसने की थी, महमूद गजनबी। तो महमूद गजनबी ने क्या किया था, इसने जो खलीफा थे उनसे उपाधि प्रदान की थी सुल्तान की। तो ये पहला ऐसा मुस्लिम था जिसने की सुल्तान की उपाधि धारण की। इसके बाद जो शासक बना था कुतुबुद्दीन ऐबक, तो उसके बारे में देखिए मैंने बताया था कि वो उसने इस प्रकार की कोई भी उपाधि धारण नहीं की थी। यानी कि उसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। वो अपने आप को क्या समझता था कि वो अपने आप को मोहम्मद गोरी का गुलाम ही समझता था। तो इस तरीके की कोई उपाधि नहीं। उसके बाद देखेंगे कि जो इल्तुतमिश था, इल्तुतमिश जब शासक बना था तो उसने जो बगदाद का खलीफा हुआ करता था उससे क्या किया था, उपाधि प्रदान की थी, प्राप्त की थी उपाधि, किसकी, सुल्तान की। यानी कि एक खिल्लत उसने प्राप्त की थी, खिल्लत और प्रमाण पत्र। तो उसके थ्रू क्या हो गया था, वो सुल्तान बन गया था। अब ये खिल्लत वगैरह प्रदान करने प्राप्त करने से क्या फ़ायदा हुआ कि जो भी जो पद हुआ करता था जैसे सुल्तान का, वो वंशानुगत हो गया। यानी कि इल्तुतमिश के बाद कौन बनेगा, उसका उत्तराधिकारी कौन होगा, उसके परिवार में से ही कोई होगा जिसको कि वो अपॉइंट करेगा। तो ये खिल्लत से वजह से ये क्या हुआ, ये उसको शक्ति प्राप्त हो गई। इसके अलावा खलीफा ने उसको देखिए सुल्तान आजम, यानी कि सुल्तानों में महान, या इस प्रकार की उसको उपाधि प्रदान की थी इल्तुतमिश को। और जब इल्तुतमिश ने खिलत प्राप्त कर ली, जब वो सुल्तान बन गया, तो उसने क्या किया, वंशानुगत शासन का सिद्धांत लागू किया। वंशानुगत शासन का सिद्धांत मैंने आपको बताया। इसका मतलब क्या है कि जो सुल्तान है उसकी मृत्यु के बाद कौन बनेगा, उसका तो उत्तराधिकारी उसका बेटा या भाई बेटी जो भी रहेगी वो उसकी उत्तराधिकारी होगी। तो इल्तुतमिश वाले केस में क्या था कि उसने अपना जो उत्तराधिकारी वो किसको घोषित किया था, रजिया सुल्तान को घोषित किया था। तो देखेंगे कि इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद कौन शासिका बनी थी, रजिया सुल्तान, भारत की पहली महिला मुस्लिम शासिका थी। इसके बाद ये देखिए सभी जो भी यानी कि शासक हुए उसके बाद इल्तुतमिश के बाद, तो ये सब क्या करते थे, खुद को खलीफा के अधीन ही समझते थे। यानी कि खुद को खलीफा का ये नायाब बुलाते थे, यानी कि खलीफा का सहायक बुलाते थे ये।
लेकिन जो अलाउद्दीन खिलजी है, जब उसका टॉपिक हमने पढ़ा था तो उसके अंदर देखा था कि इसने जो है खलीफा से क्या नहीं की थी, किसी भी तरीके की मान्यता प्राप्त इसने नहीं की थी सुल्तान बनने के लिए। इसने क्या किया, खुद को एक खलीफा का नायाब भी नहीं माना, कि यानी कि ये नहीं समझता था कि मैं खलीफा का क्या हूँ, सहायक हूँ, इस प्रकार का ये खुद को नहीं समझता था। अब देखिए अलाउद्दीन खिलजी है, वो तो क्या करना चाहता था भाई, पूरे संसार को विजित करना चाहता था और अपने अलग ही धर्म की स्थापना भी करना चाहता था। तो इसके विचार कुछ अलग ही थे, खैर बाद में इसने ये विचार छोड़ दिया था। तो कहने का मतलब ये खलीफा वलीफा को कुछ नहीं समझता था और ना ही खुद को खलीफा का नायाब समझता था। ये क्या था, बस सुल्तान की जो भी उपाधि थी इसने खुद की तरफ से ही वो खुद को भाई धारण कर ली थी अपनी तरफ से ही। और आगे आप पढ़ेंगे कि जो कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी था, तो इसने तो क्या किया था, इसने तो खलीफा की सत्ता को ही नकार दिया था और खुद ही क्या बन गया था, ये इसने कह दिया था कि जो सुल्तान होता है वही क्या होता है, वही खलीफा होता है। यानी कि खलीफा वलीफा कुछ नहीं है, जो भी सुल्तान है वही क्या है, धार्मिक प्रमुख भी है इस्लाम धर्म का, और क्या है उसके अलावा राजनीतिक प्रमुख भी है। यानी कि खुद को इसने खलीफा घोषित कर दिया था कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने। और जो मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में आपने पढ़ा था कि इसने क्या किया था, इसने भी जब ये सुल्तान बना था तो खलीफा की मान्यता इसने नहीं ली थी, लेकिन बाद में आप देखेंगे कि जब भाई उलेमा वर्ग यानी कि जो भी धार्मिक वर्ग हुआ करता था दरबार में, उसके हस्तक्षेप के चलते इसने क्या किया था, बाद में खुद को जैसे मान्यता दिलवाई, यानी कि खलीफा जो थे उनसे इसने मान्यता प्राप्त की सुल्तान होने की। तो ये कार्य किया। इसके बाद फिरोज शाह तुगलक के बारे में जब आपने पढ़ा था तो वहाँ पर देखा था कि इसने क्या किया था, इसने तो जो भी अपने कॉइन्स चलवाए थे, सिक्के चलवाए थे, उनके ऊपर क्या किया, खलीफा का नाम भी उत्कीर्ण करवाया था, नाम भी उसका टकसाल से यानी कि नाम भी उस पर गुदा हुआ था सिक्कों पर। तो ये आपको ये बताया जा रहा है कि जो सुल्तान का पद था वो कौन दिया करता था, खलीफा दिया करता था। और वे अलग अलग शासकों की क्या राय थी खलीफा के बारे में, यानी कि वो अपने सुल्तान का जो भी टाइटल लेने के लिए वो क्या समझते थे इस खलीफा के बारे में, तो वो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है। और खिजर खान के बारे में जब हमने पढ़ा था तो उसने देखा था कि उसने कोई भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, उसने किसकी उपाधि धारण की थी, रैयत आला की उपाधि धारण की थी। यानी कि ये जो खिजर खान है ये किसके, अपने आप को किसके अधीन समझता था, ये जो तैमूर लंग था ना उसका बेटा था शाहरुख, तो ये खुद को शाहरुख के अधीन ही रख कर मैंने कि उसका अधीन समझता था खुद को, तो इसलिए इसने रैयत आला की उपाधि धारण की थी, सुल्तान उल्तान की उपाधि इसने धारण नहीं की थी। तो ये हो गया कि भाई सुल्तान का पद कैसे क्या दिया जाता था, खलीफा देते थे, और खलीफा के बारे में जो अलग अलग शासक रहे तो उसके बारे में क्या क्या राय रही इनके बारे में। तो चलिए पढ़ते हैं आगे। अब देखिए इसमें आपको समझ आ गया होगा कि जो दिल्ली सल्तनत थी, जो भी प्रशासन था, केंद्रीय प्रशासन, तो उसका प्रमुख कौन होता था, सुल्तान होता था। ठीक है, सुल्तान के पास ये अधिकार था कि वो भाई किसको अपना उत्तराधिकारी बनाना है या नहीं बनाना है, तो ये सब कार्य वो करता था। इसके अलावा वो सर्वोच्च सेनापति भी होता था, उसके अलावा सर्वोच्च न्यायाधीश भी होता था, कि जो भी कार्य करने वो सब उसके हिसाब से ही होते थे। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि इस समय के अंदर कौन कौन से महत्वपूर्ण पद हुआ करते थे। अब देखिए प्रशासन को चलाने के लिए क्या होता था कि हर एक किस्म के कार्यों के लिए अलग अलग से विभाग बनाया जाता था, और हर एक विभाग को संभालने के लिए किसी न किसी व्यक्ति की नियुक्ति की जाती थी। जिस प्रकार आजकल होता है भाई, पूरी मंत्री परिषद होती है, और जैसे भाई अलग अलग विदेश मंत्री है, कोई रक्षा मंत्री, इस टाइप से। तो उस समय काल में भी क्या होते थे कि अलग अलग विभाग बनाए जाते थे, और विभाग को संभालने के लिए जो भी व्यक्ति रहते थे उनके अलग अलग नाम हुआ करते थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि भाई दिल्ली सल्तनत काल में कौन कौन से महत्वपूर्ण विभाग थे और इसके अलावा कौन कौन से महत्वपूर्ण मंत्री हुआ करते थे। तो केंद्रीय स्तर पर अगर देखें तो सर्वोच्च कौन हो गया, सुल्तान हो गया। अब सुल्तान के बाद कौन होता था, जो दूसरा जो महत्वपूर्ण पद था वो हुआ करता था वजीर का। और वजीर को हम किस नाम से जानते हैं, इसको प्रधानमंत्री भी कहा जाता है उस समय काल के हिसाब से, यानी कि वजीर या फिर प्रधानमंत्री। अब जो देखिए वजीर हुआ करता था ये क्या था, ये जो भी यानी कि मंत्री हुआ करते थे, जितने भी मंत्री परिषद के अंदर जो भी भाई लीडर वगैरह हुआ करते थे, उन सब के अंदर ये क्या हुआ करता था, सर्वोच्च हुआ करता था ये। तो इसका काम क्या था, देखिए कुछ अलग अलग विभाग थे, जैसे कि दीवान विजारत, यानी कि ये कर को यानी कि आय व्यय से संबंधित विभाग था, या कहिए राजस्व विभाग था। तो ये हो गया। इसके अलावा देखिए दीवान इमारत, ये क्या हो गया, यानी कि जैसे PWD होता है भाई, लोक निर्माण का विभाग, यानी जो भी इमारतें या जो भी रोड वगैरह कुछ भी निर्माण कार्य हो तो किसके अंडर में आएगा, दीवान इमारत।
इसके अलावा देखिए दीवान अमीर हो गया, दीवान अमीर कोई यानी कि कृषि विभाग। तो ये जो वजीर होता था वो क्या होता था, इन तीनों का प्रमुख हुआ करता था। तो हेड कौन होता था इन तीनों विभाग का, दीवानी वजारत, दीवानी इमारत और दीवानी अमीर कोई का वजीर हुआ करता था हेड। तो देखिए दीवानी वजारत के बारे में मैंने आपको बता दिया कि इसका कार्य क्या होता था, आय व्यय का यानी कि जो भी आय व्यय हो रही है उसका लेखा जोखा रखना। इसके अलावा जो भी इख्तेदार वगैरह जो भी हैं आगे या प्रशासन के अंदर जो भी अन्य मंत्रीगण हैं उनकी सबका वेतन वगैरह तैयार करना और वेतन वितरित करना, ये सब इसका काम हुआ करता था। तो ये किसके काम हो गए, वजीर के। और जाहिर सी बात है कि भाई सुल्तान के बाद ये दूसरा पद था, तो ये क्या करता था, यानी कि काफ़ी अधिकार होते थे इसके पास, ये भी यानी कि शक्तिशाली पद हुआ करता था। तो इसका देखिए काम क्या होता था वजीर का, ये सारे विभाग इसके अंडर में आ गए। इसके अलावा देखिए जब भाई राजस्व विभाग का प्रमुख था तो उसका मतलब यानी कि उसको लगान किस तरीके से लेना है, कर किस प्रकार से लेना है, या भाई सैनिकों पर किस तरीके से खर्चा करना है, ये सब कौन करता था काम, ये करता था वजीर किया करता था। अब वजीर के सहयोग के लिए कुछ अन्य पद भी गठित किए गए थे। अब देखते हैं कि वो पद कौन कौन से हुआ करते थे। जैसे कि नायाब वजीर पहला पद है। तो नायाब वजीर कौन होता था, ये भाई जो वजीर है, जो प्रधानमंत्री है, उसका सहयोगी होता था। और कभी जैसे वजीर छुट्टी पर चला जाता था तो ये क्या करता था, जो भी वजीर के कार्य हुआ करते थे उनको ये संभाल लिया करता था। उसके बाद है मुशरिफ ए ममालिक। मुशरिफ ए ममालिक कौन हुआ करता था, महालेखाकार हुआ करता था। इस पद के बारे में जैसे आपने वो जब पढ़े होंगे सुल्तानों के बारे में, तो इसका भी बार बार जिक्र आया था इन सब का, यानी कि सब आप पढ़ चुके हैं। अगर वो वीडियो आपने देख लिए हैं तो आपको कुछ नया नहीं लग रहा होगा। तो मुशरिफ ए ममालिक यानी कि महालेखाकार हुआ करता था। इसका क्या काम हुआ करता था कि जो भी इक्ते बनाए गए हैं या जो भी अन्य विभाग है, जैसे कि अमीर कोई हो गया, लगान इकट्ठा कर रहा है, दीवान इमारत हो गया, तो इस तरीके से अन्य विभागों के अंदर जो भी भाई खर्चा भी हो रहा है और इनकम भी हो रही है, तो उनका क्या करता था, वो लेखा जोखा रखता था। यानी कि जो भी आय व्यय हो रही है दिल्ली सल्तनत के अंदर उसका लेखा जोखा इसके द्वारा रखा जाता था। तो ये किसका काम हो गया, मुशरिफ ममालिक का। और ये भी क्या था, और जो एक छोटा पद था नाजिर, वो इसका क्या हुआ करता था, ये जो महालेखाकार है यानी कि मुशरिफ ममालिक, इसका ये हेल्पर हुआ करता था, सहायक हुआ करता था। इसके बाद है मुस्तौदी ए ममालिक। अब मुस्तौदी ममालिक क्या है, ये ऑडिटर हुआ करता था। ये क्या करा करता था भाई, जो भी मुशरिफ ममालिक जो भी आय व्यय का जो लेखा जोखा रख रहा है, तो ये अचानक से आता था और उसकी ऑडिट किया करता था कि भाई जो भी आय व्यय का हिसाब किताब रख रहा है वो सही ठीक ठाक से रख पा रहा है या नहीं, कहीं किसी प्रकार का कोई घोटाला या फिर गड़बड़ी तो नहीं है। ये कार्य कौन करता था, मुशरिफ के द्वारा किया जाता था। मुशरिफ या फिर आप कहिए मुस्तौदी ए ममालिक यानी कि लेखा जो परीक्षक होता था उसके द्वारा ये किया जाता था। और देखिए इसके अलावा अन्य पद जो है वो खजीन यानी कि खजांची। खजांची आपको पता ही है, कैशियर, यानी कि जो भी सरकारी खजाने के अंदर पैसे वगैरह इकट्ठा हो रहा था तो उसकी देख रेख कौन करता था, खजांची किया करता था। इसके बाद देखिए दीवान ए वकूफ़। ये जो पद है ये जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के द्वारा इसको स्थापित किया गया था, इस डिपार्टमेंट को। और इसका कार्य क्या होता था, जो भी आय व्यय से संबंधित जो भी कागजात हुआ करते थे ये उसको संभाल कर रखता था। उसके अलावा उनकी देख रेख करने का कार्य भी इसका ही होता था। उसके बाद है दीवान ए मुस्तखराज। अब दीवान ए मुस्तखराज ये कौन होता था, इसका कार्य था देखिए जो भी कर वगैरह वसूल किए जाते थे, यानी कि जो सरकारी जो राज के कर्मचारी है, जो सरकारी कर्मचारी थे, अगर उनसे कोई लेन देनदारी लेनी है, भाई लेन देन का कोई हिसाब है, तो वो किसके द्वारा रखा जाता था, दीवान मुस्तखराज के द्वारा रखा जाता था। इसके अलावा देखिए कहीं से अगर ज़्यादा मात्रा में कहीं से कोई धन वगैरह वसूल लिया गया है तो उसका भी हिसाब किताब रखा करता था। भाई कर तो लिया ही जाता था, उसके अतिरिक्त अगर कहीं अन्य जगहों से अगर धन आ रहा है तो उसकी देख रेख कौन किया करता था, दीवान मुस्तखराज। देखिए दीवान मुस्तखराज के क्या काम हो गए, एक तो जो सरकारी कर्मचारी है अगर उनसे कोई लेन देन हुआ करता था, यानी कि भाई पैसा लेना है या देना है, तो उसका हिसाब कौन रखता था, दीवान मुस्तखराज। इसके अलावा जो कर या लगान के अतिरिक्त कहीं से कोई एक्स्ट्रा इनकम होती थी तो उसका जो लेखा जोखा कौन रखा करता था, दीवान मुस्तखराज। और ये जो पद है, ये विभाग है दीवान मुस्तखराज, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा की गई थी। इसके बाद देखिए अगला विभाग जो है वो है दीवान रियासत। दीवान रियासत इसकी स्थापना भी किसके द्वारा की गई थी, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा की गई थी।
देखिए ये कोई नई चीज़ नहीं है, अगर आपने अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ा है तो ये वहाँ पर बता दिया गया है। हर एक पद के यानी कि जो भी जिस समय काल में क्रिएट हुआ था उसके टॉपिक में आपको ये बता दिए गए हैं। दीवान रियासत जो था ये पद जो है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा क्रिएट किया गया था, और इसका क्या था आपको पता ही है कि अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था कि बाजार नियंत्रण की जो या फिर मूल्य नियंत्रण की जो प्रणाली थी उसको अच्छे तरीके से इसने लागू किया था। यानी कि बाजार में जो भी भाई काम काज है ये सही तरीके से हो रहा है या नहीं, उसके लिए इसने किसको नियुक्त किया था, दीवान रियासत विभाग की स्थापना की थी। तो वो क्या करते थे, बाजार का जो भी देख रेख है यानी कि बाजार का जो भी कार्य है, मूल्य नियंत्रण की जो भी प्रणाली है उसकी ये देखभाल किया करते थे। उसके बाद है दीवान अमीर कोही। तो दीवान अमीर कोही इसके बारे में आपको पता ही है कि जो मोहम्मद बिन तुगलक है उसके द्वारा स्थापना की गई थी। यानी कि जब मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में हमने पढ़ा था तो ये पढ़ा था कि उसने दोआब वाले क्षेत्र में क्या किया था, जो कर है उसकी दरें बढ़ा दी थी। उसके बाद वहाँ पर अकाल पड़ जाता है, लोग जो है वो कर नहीं दे पाए थे, लेकिन उनसे ज़बरदस्ती कर वसूला गया। तो क्या हुआ कि जो किसान थे उन्होंने विद्रोह कर दिया था। तो इसके बाद जो मोहम्मद बिन तुगलक है उसने क्या किया था कि एक विभाग वहाँ पर गठित किया था जिसको कि दीवान अमीर कोही के नाम से जाना जाता है। तो ये क्या काम करता था पहले भी बताया जा चुका है भाई। एक तो जैसे जो कृषि ऋण होते हैं यानी कि जो लोन होते हैं एग्रीकल्चर लोन, तो वो प्रोवाइड करवाता था। इसके अलावा जो भी लगान वगैरह लेना है किसानों से उसकी व्यवस्था की देख रेख करा करता था। इसके अलावा जो भूमि है वहाँ पर जो बंजर भूमि है या भाई कहीं पर सिंचाई वगैरह नहीं हो पा रही है तो उस भूमि को वो क्या किया करता था, उसको कृषि योग्य बनाता था ये विभाग। तो समझ गए आप, अमीर है कोई विभाग मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। तो ये विभाग हो गए। अब देखिए ये जितने भी विभाग मैंने आपको बताए हैं, ये जो भी विभाग आपने पढ़े हैं, जैसे कि नया ये मुशरिफ ममालिक हो गए, ये पद हो गए, लेकिन जो जो भी विभाग है जैसे दीवान वकूफ़, दीवान मुस्करा, दीवान रियासत या दीवान अमीर कोही, ये जितने भी विभाग हैं ये सब को कौन नियंत्रित करता था, दीवान विजारत के द्वारा ये नियंत्रित किए जाते थे। और देखिए दीवान विजारत का हेड कौन होता था, वजीर। यानी कि आप यूँ कहिए जो ये वजीर के द्वारा ये सब नियंत्रित किया जाता था। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं कि इसके अलावा अन्य कौन से महत्वपूर्ण पद थे। तो देखिए दूसरा जो पद है वो है दीवान आरिज, या फिर इसको हम दीवान अर्ज के नाम से भी जानते हैं। तो दीवान अर्ज जो था वो क्या था, वो सैन्य विभाग हुआ करता था। दिल्ली सल्तनत काल का जो सैन्य विभाग था उसको क्या कहा करते थे, दीवान आरिज के नाम से जानते हैं। अब दीवान जो आरिज है इसको प्रारंभ करने का श्रेय किसको जाता है, इसको बलबन ने प्रारंभ किया था। बलबन के द्वारा ये लागू किया गया था। तो इस विभाग का जो दीवान आरिज विभाग है इसका जो हेड हुआ करता था उसको किस नाम से जानते हैं, आरिज ए ममालिक के नाम से उसको जानते हैं। अब देखिए काम क्या क्या होते थे आरिज ए ममालिक के। एक तो जो अपनी सेना के लिए ये क्या करता था, सैनिकों की भर्ती करता था। उसके अलावा आप देखेंगे कि जो सैनिक हुआ करते थे तो उनका हुलिया रखा जाता था और घोड़ों को दागने की व्यवस्था भी प्रारंभ की गई थी। तो ये कार्य कौन करता था, जो विभाग था दीवान आरिज, या फिर वह कहिए वह दीवान ममालिक जो इसका हेड हुआ करता था उसकी देख रेख में ये कार्य हुआ करते थे। इसके अलावा सेना के लिए जो भी खाने पीने का सामान वगैरह उपलब्ध करवाना, सेना का ऑडिट करना, निरीक्षण करना, और सेना के लिए जो भी हथियार वगैरह चाहिए, भाई भाले या कोई भी उस समय के अंदर जो हथियार हुआ करते थे, जो जो भी चाहिए उसकी व्यवस्था कौन करता था, दीवान आरिज विभाग किया करता था। और सल्तनत काल में देखिए जो सेना थी, सल्तनत काल की सेना वो कैसे हुआ करती थी, एक तो हशम एक कलब यानी कि जो खुद सुल्तान हुआ करता था, एक तो उसकी सेना हुआ करती थी पर्सनल सेना, और एक हुआ करती थी अमीरों की सेना। अमीर यानी कि जो भी इक़्तेदार या अमीरों को जो भी सेना रखने की अनुमति दी गई है, तो दोनों की जब सेना मिल जाती थी तो वो क्या कहलाती थी, सल्तनत काल की सेना। यानी कि सल्तनत काल का कोई भी सुल्तान कहीं पर आक्रमण करने के लिए जा रहा है तो उसकी सेना में कौन कौन होता था, एक तो उसकी खुद की सेना के लोग होते थे, इसके अलावा जो भी इक़्तेदार वगैरह या जो भी अमीर हुआ करते थे तो उनकी जो पर्सनल सेना हुआ करती थी वो भी शामिल हुआ करती थी। तो ये हो गया इसके बारे में। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं कि तीसरा महत्वपूर्ण पद कौन सा है। तो देखिए वो है दीवान इंशा। तो दीवान इंशा किस किस्म का पद हुआ करता है, ये किस तरीके का विभाग था, ये देखिए पत्राचार विभाग हुआ करता था। पत्राचार विभाग यानी कि विदेशों से या भाई जो पड़ोसी राज्य है उससे किस तरीके से पत्र व्यवहार करना है, या भाई कोई राजदूत आ रहे हैं पड़ोसी राज्य से तो उनकी देखभाल भी करनी है, उनसे बातचीत करनी है। तो ये सब कार्य कौन किया करता था, दीवान इंशा विभाग किया करता था। अब जो दीवान इंशा ये नहीं, दीवान इंशा विभाग, हाँ, तो ये इसका कार्य होता था।
अब देखिए जो इसका प्रमुख होता था दीवान इंशा विभाग का, वो प्रमुख को क्या कहलाता था, उसको बोलते थे दबीर ए ममालिक। क्वेश्चन इस तरीके से आ सकते कि भाई दबीर ए जो ममालिक था वो किस विभाग का प्रमुख हुआ करता था, तो किसका था, दीवान इंशा का। अब कार्य मैंने आपको बता दिया कि जो भी दरबारी कार्य हुआ करते थे, लेखन के कार्य यानी कि रिटर्न वर्क जो भी हुआ करता था दरबार का, वो कौन संभालता था, दबीर ए ममालिक यानी कि दीवान इंशा विभाग के द्वारा वो किए जाते थे। इसके अलावा सुल्तान ने कोई भी आदेश दिया है तो उसको भाई अन्य मंत्रियों तक या फिर अन्य विभाग तक या फिर आम जनता तक पहुंचाने का कार्य भी किसका होता था, दीवान इंशा विभाग का होता था। अब देखिए मिनाजु सिराज जो है इतिहासकार, उसने इस विभाग को किस नाम से बताया है कि दीवान अशरफ विभाग के नाम से इस विभाग को संबोधित किया गया है। और ये भी बताया कि ये विभाग जो होता था अंतर भाई क्या था, अत्यंत ही गोपनीय होता था, यानी कि गुप्त तरीके से अपना ये कार्य करता था। इसकी जो कार्य प्रणाली उसके बारे में किसी को नहीं पता रहा करता था कि किस तरीके से कार्य कर रहा है, किस तरीके से कार्य नहीं कर रहा है। तो ये हो गया। एक बात यहाँ ध्यान ध्यान रखेंगे, देखिए विभाग का नाम क्या है, दीवान इंशा, और इसका जो प्रमुख है वो कौन है, दबीर ए मुमालिक। और दबीर ए मुमालिक के अंडर में भाई जैसे मैनेजर हो गया ये, तो इसके अलावा छोटे छोटे और कर्मचारी भी तो काम करेंगे, तो उनको क्या कहेंगे, उनको दबीर कहा जाता था। ठीक है, दबीर कहा जाता था। बढ़ते हैं आगे। इसके बाद देखिए जो महत्वपूर्ण पद है वो है, विभाग है दीवान ए रियासत। जो दीवान ए रिया रियालत रियालत या फिर बोलिए रसालत बोलिए, तो दीवान रसालत विभाग हो गया। तो ये किस तरीके का विभाग था, ये हुआ करता था धार्मिक विभाग हुआ करता था। अब देखिए इस जो ये जो विभाग है इसके बारे में कुछ भाई क्लियर नहीं है। तो काफ़ी इतिहासकार मानते हैं कि ये विदेश मंत्रालय या फिर जो कहिए विदेशों से जो भी पत्र व्यवहार होता था तो उसकी बारे में ये कार्य करता था। कुछ का मानना है कि ये किस हिसाब से कार्य करता था कि भाई धर्म विभाग हुआ करता था, ये धार्मिक जो भी कार्य हैं उससे संबंधित ये कार्य किया करता था। तो यहाँ पर हम इसको देखिए धार्मिक विभाग मानकर पढ़ रहे हैं कि दीवाने रियालत क्या था या फिर दीवाने रसालत, ये क्या था, धार्मिक विभाग था। और इसका जो प्रमुख हुआ करता था वो कौन हुआ करता था, सदर सुदूर हुआ करता था, यानी कि काजी हुआ करता था। तो इसका काम क्या था कि भाई सुल्तान कोई भी धार्मिक कार्य अगर किए जा रहे हैं तो उसके बारे में ये सुल्तान को परामर्श देता था। इसके अलावा शरीयत के जो भी कानून थे, इस्लाम धर्म के जो भी कानून थे, उसकी व्याख्या करना और उसको लागू करवाना कि किस तरीके से ये लागू किए जाएंगे। अगर कोई धार्मिक अनुदान यानी कि धार्मिक तरीके से कोई भूमि वगैरह प्रदान की जा रही है, कोई दान वगैरह किया जा रहा है, तो उसके बारे में ये बताया करता था। और क्या करता था, जो भी प्रांत या भाई छोटे स्तर पर जो भी काजी हुआ करते थे उनकी ये नियुक्ति करने का भी काम किया करता था। यानी कि अगर न्याय वगैरह देना होता था तो कौन देता था, सदर उस सुदूर के द्वारा दिया जाता था। ये मैंने आपको बताया, कुछ इतिहासकार इसको विदेश विभाग मानते हैं, जो कुछ क्या मानते हैं, धार्मिक विभाग। तो हमने इसको धार्मिक विभाग के तरीके से पढ़ा है। इसके अलावा देखिए अन्य अधिकारी भी हुआ करते थे दिल्ली सल्तनत काल में। अब देखते हैं कि कौन कौन से अधिकारी हुआ करते थे। अब देखिए पहला है वकील दर। वकील दर क्या हुआ करता था, ये उस समय के अंदर जितने भी कारखाने हुआ करते थे उनका प्रमुख हुआ करता था। और मैंने आपको बताया कि जो कारखाने वहाँ पर क्या किया जाता था, सुल्तान के भाई जो गुलाम हुआ करते थे उनको वहाँ पर नियुक्त किया जाता था कारखानों के अंदर, उनको फिर वेतन भी दिया जाता था। तो ये कारखानों को संभालने का काम कौन करता था, वकील ए दर के द्वारा किया जाता था। इसके अलावा जो भी शाही आवश्यकता है यानी कि जो दिल्ली सल्तनत की जो आवश्यकताएं हैं उनकी ये पूर्ति करने का भी कार्य करता था। यानी कि भाई कारखानों का प्रमुख है तो क्या हुआ, यहाँ से जो भी प्रोडक्ट वगैरह कुछ भी चाहिए यानी कि राजमहल के अंदर दिल्ली सल्तनत के अंदर उसकी आपूर्ति करने का ये काम भी किया करता था, यानी कि माल की आपूर्ति भी किया करता था। इसके बाद देखिए सर ए जानदार। सर ए जानदार क्या हुआ करता था, जो भी सुल्तान हुआ करते थे उसके पर्सनल बॉडीगार्ड हुआ करते थे, अंगरक्षक हुआ करते थे, शाही अंगरक्षक। तो जितने भी अंगरक्षक हुआ करते थे उन सब का ये क्या हुआ करता था, उनका हेड हुआ करता था सर ए जानदार। तो ये हो गया। उसके बाद है अमीर। अमीर कौन हुआ कर, अमीर आजिब। अमीर आजिब कौन हुआ करता था, जो भी देखिए दरबारी वहाँ पर रहते थे दरबार के अंदर, तो उनके शिष्टाचार से संबंधित ये अधिकारी था। ये ध्यान रखता था कि भाई सभी व्यक्ति वहाँ पर जो भी दरबारी अमीर जो भी हैं वो शिष्टाचार से रहें, यानी कि उनको भाई शिष्टाचार पढ़ाने का ये कार्य करता था। इसके बाद कोतवाल हो गया। कोतवाल कौन होता था, नगरों का प्रमुख हुआ करता था। अमीर बहरी है, ये जो भी उस समय के अंदर नौसेना हुआ करती थी तो उसका ये प्रमुख हेड हुआ करता था, अमीर बहरी। इसके बाद अमीर आखूर। अमीर आखूर के बारे में आपने कई बार पढ़ा है कि ये कौन हुआ करता था, ये शाही घुड़शाला का प्रमुख हुआ करता था, यानी कि जहाँ पर घोड़े वगैरह रखे जाते थे तो वहाँ पर रखा जाता था, बहुत ही महत्वपूर्ण पद था।
जैसे आपने कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ा था तो बताया था कि मोहम्मद गौरी ने इसको अमीर आखूर का पद दिया था। या जैसे बलबन था वो भी अमीर आखूर रह चुका था। तो ये कौन हुआ करते थे? घुड़शाला, जहाँ पर घोड़े रखे जाते थे, उनका प्रमुख हुआ करता था। इसके बाद है देखिए शहना ए पील। शहना ए पील कौन हुआ करता था? जहाँ पर कि सेना के लिए हाथी वगैरह रखे जाते थे तो उस जगह का ये प्रमुख हुआ करता था। इसके बाद देखिए तलैया या फिर यस्की, ये कौन हुआ करते थे? ये गुप्तचर हुआ करते थे, सैन्य जासूस हुआ करते थे, जो कि जासूसी का काम किया करते थे। कहीं पर जैसे आक्रमण करना है तो ये भाई सैन्य जो भी सूचनाएं हैं उससे संबंधित ये जासूसी किया करते थे। कौन? तलैया या फिर इनको यस्की भी कहा जाता है। और मुसद्दी कौन होता था? जो भी बंदरगाह होते थे उनका प्रमुख क्या कहलाता था? मुसद्दी। और जो नौसेना का प्रमुख था वो क्या कहलाता था? अमीर बहरी। तो ये हो गए फ्रेंड्स महत्वपूर्ण पद जो कि केंद्रीय जो व्यवस्था थी दिल्ली सल्तनत काल की उससे संबंधित है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर अंदर हम पढ़ेंगे कि जो प्रांत की जो व्यवस्था थी वो किस तरीके से की जाती थी। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।